देखिए कोई भी प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन में हमारे पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं ए और बी, और इसी प्लेन में कोई भी तीसरा एक वेक्टर है लिखिएगा, ध्यान से लिखिए। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। Let vector A, vector B and vector C are coplanar vectors such that vector A and vector B are non-collinear. Vector A and vector B are non-collinear. Vector A and vector B are non-collinear. Then we can write C vector is equal to XA vector plus YB vector where XY are real numbers. C vector is equal to XA vector plus YB vector where X and Y are real numbers. और ये समझना बहुत आसान है, आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, कंपोनेंट्स लेना सिखाया था आपको। तो C का एक कंपोनेंट A के अलॉन्ग भी होगा और C का कंपोनेंट B के अलॉन्ग भी होगा। अरे हाँ या ना? तो अपन लिख सकते हैं XA प्लस YB। जैसे आप XY प्लेन में कोई वेक्टर क्या लिखते हो, XI प्लस YJ। तो I और J क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स उसी प्लेन के। यानी किसी भी प्लेन में अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अपने को मालूम पड़ जाएं तो उस प्लेन के किसी भी वेक्टर को हम उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है इस बात का, है ना, कि किसी भी प्लेन में अगर मुझे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मिल जाएं तो उस प्लेन के किसी भी वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब देखो इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर रेस्पेक्टिवली। एक बार ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक बार बी वेक्टर के साथ, इसी इक्वेशन को। तो देखो ये इक्वेशन दिखेगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू एक्स ए डॉट ए प्लस वाई ए डॉट बी, और जब बी के साथ लेंगे तो बी डॉट सी इज इक्वल टू एक्स बी डॉट ए प्लस वाई बी डॉट बी। ठीक है भाई। और एक इक्वेशन ये है हमारे पास, C इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। सबको ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। तो एक्स वाई की यूनिक वैल्यू मिलने के लिए आपको मैट्रिक्स में पढ़ाया हुआ है मैंने, अगर एक्स वाई की यूनिक वैल्यू मिल रही है मतलब इसके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट आप देखिए ध्यान से, ए डॉट सी माइनस ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, बी डॉट सी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, सी a minus a and minus b, that should be equal to 0 for unique, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं eliminating x and y we get। जिन लोगों को इसमें समस्या है वो क्या करें, यहाँ से x y निकल जाएगा सॉल्व करके, वो x y इसमें रख दीजिए तो आएगा यही वाला फॉर्मेट। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। इक्वल टू जीरो है ना बेटा, तो रो को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस ही तो आता है, तो जीरो का माइनस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस कॉमन आ जाएगा डिटर्मिनेंट से, वो भी जीरो के साथ डिवाइड हो गया।
तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर समझ गए तो देखो ध्यान से, ए बी सी, ए डॉट बी ए के साथ क्या है, ए बी सी, ये पलटा अपन ने, फिर ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी इक्वल टू 0। एक ही बात, ऐसे लिखो या वैसे लिखो। समझ गए क्या किया मैंने? माइनस तो हट जाएगा, फिर इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, कितनी बार भी इंटरचेंज कर लो, इक्वल टू 0 है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर ए बी सी को प्लेनर वेक्टर्स हैं, क्या है यहाँ पर, ए बी सी को प्लेनर, और ए एंड बी क्या है, नॉन कोलिनियर, तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। ठीक है, नोट करो। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल है ना। अब देखो देखिए मैं बता रहा हूँ, ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, नहीं बनेगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बनता है क्या, 27।
मैग्नीट्यूड दिया है और ये भी दिया है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ये दिया ना, नहीं परपेंडिकुलर ऑफ सम, कोई बात नहीं। ये 0 दिया है। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को सॉल्व करें अगर, देखो ए डॉट बी, यहाँ भी ए डॉट बी आएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी, और ये सब 0 है, ध्यान रखना। और इन दोनों से क्या आएगा, देखो क्या कटेगा बी डॉट सी, यहाँ से क्या आएगा बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए। अरे बोलो हाँ कि ना, यानी ये तो क्लियर हो गया कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0 है, और ए डॉट सी किसके बराबर, ए डॉट बी के, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी क्या है 0, यानी ए डॉट बी क्या है 0, यानी ये सारे क्या हैं 0, ये जो ऊपर लिख दिया था मैंने, ठीक है। ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या है 0। अब हमें जो निकालना है बेटा ये निकालना है मॉड ऑफ, तो मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास एक ही तरीका, आई जे के तो मालूम है नहीं कि ए आई जे के टर्म में है, बी आई जे के, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे सिंपल स्क्वायर, जब भी मॉड निकालना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो स्क्वायर मतलब मैंने आपको बताया था वेक्टर का एक ही है जो स्क्वायर हमें डिफाइंड होता है, दिस मतलब दिस, और इसको ओपन करने पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये तो भैया 0 हो गया, हाँ ना बोलो, और ये दिया 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये 25, तो ये जाएगा 50, तो इसका रूट लेंगे, अरे हाँ कि ना, रूट इसका क्या आ जाएगा 5√2, ये गाना। अब देखो किसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो बेटा। जैसे ये प्लेन है, इसका हमें इक्वेशन निकालना है, इसके बारे में 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक तो दिया है एक नॉर्मल वेक्टर दिया है इसका, इसके परपेंडिकुलर का एक वेक्टर दिया हुआ है, और साथ ही साथ इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है। मतलब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग अ पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए एंड n वेक्टर इज इट्स नॉर्मल वेक्टर। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो इस प्लेन पे हम कोई एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, कोई भी जनरल पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर अपन ने R मान लिया, और ये एक वेक्टर बनाया AP, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्लेन का मतलब तो यही हुआ है ना, ये प्लेन हो गया हमारा, ये A रहा, ये P रहा,
ये AP वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर ये रहा ऊपर से नीचे तक इनफाइनाइट लेंथ का। तो AP वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अरे हाँ या ना? तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 0। तो हम लिख सकते हैं AP वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू 0। AP मतलब क्या हो गया? R माइनस A डॉट N इक्वल टू 0। अरे हाँ कि ना? एक फॉर्मेट तो यही हो गया इक्वेशन का। दूसरा फॉर्मेट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R डॉट N इज इक्वल टू A डॉट N। अरे हाँ कि ना? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो R डॉट N को मैं लिख सकता हूँ, अब A हमें मालूम होगा ना, दिया रहेगा, N भी हमें दिया रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो कुछ स्केलर क्वांटिटी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? उसको अपन ने D बोल दिया। क्या बोल दिया? D। तो ये फॉर्मेट भी प्लेन का है, ये ज़्यादा पॉपुलर वाला है। R डॉट N इक्वल टू D। D क्या है समझ गए? एक कांस्टेंट है कोई सा भी, वो कौन, ये A डॉट है ना बेसिकली वो, तो D क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा कुछ। बोलो क्लियर है सभी लोगों को? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नोट करिए जरा फटाफट। अब देखो निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। इस प्लेन से ओरिजिन का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं कि ओरिजिन कितनी दूर है। अगर प्लेन के ऊपर ही हुआ तब तो 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है प्लेन के ऊपर नहीं है, कहीं बाहर है प्लेन के। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं ओरिजिन बेटा यहाँ है, ठीक है? तो इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, समझ गए ना? ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। विजुलाइज आप ऐसे करो, ये प्लेन है, ठीक है ना? कहीं यहाँ पे ओरिजिन है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। प्लेन का इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है? तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये पॉइंट ए है, ये ओरिजिन है। तो देखना ध्यान से ज़रा, विजुलाइज करोगे फटाफट बनेगा, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। इसको इससे मिला रहा हूँ, ये वेक्टर बना रहा हूँ, ओ ए वेक्टर। विजुलाइज करना, ये ओरिजिन है मान लो, ये ए पॉइंट है, तो ये ओ ए वेक्टर बना। ये नॉर्मल वेक्टर है पूरा लंबा सा। इस वेक्टर को अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर दूं, प्रोजेक्शन पढ़ाया था ना, ये वाला वेक्टर इस लाइन पे प्रोजेक्ट होगा तो क्या आएगा? लेंथ यही आएगा ना? अरे हाँ कि ना? तो यही निकालना है अपने को। अरे ठीक है क्या? यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस हमें निकालना है ये कुछ और नहीं है, इट इज़ इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन एन वेक्टर। अरे बोलो बेटा, इसको डी नॉट बोल देता हूँ ओरिजिन के लिए। सो डी नॉट इज इक्वल टू जिसका प्रोजेक्शन वो वेक्टर और जिस पे प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर, यानी डी नॉट क्या आ गया? ए, ये होगा ना, डॉट एन कैप। क्या आया? ए डॉट एन कैप। पल्ले पड़ रही है बात आपको? अरे हाँ कि ना? अभी रुकना जरा, लिखने की जल्दबाजी नहीं करना। अब हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन।
किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस। फिर से एक प्लेन यहाँ बना देता हूँ ऐसा ही, ये मान लीजिए इस पे ये पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं P है हमारा पोजीशन वेक्टर P वाला। तो फिर से हम ये वाला वेक्टर बना देते हैं, और इसको अगर इस पे प्रोजेक्ट करेंगे बेटा तो आ जाएगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ या ना, तो ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, मैं dp बोल दूँ इसको, dp, तो ये हो जाएगा बोलो AP डॉट एन कैप, AP डॉट एन कैप, AP मतलब हो गया P माइनस ए डॉट एन कैप। अरे ठीक है क्या, आ रही बात समझ में? यानी ये आ गया बेटा P डॉट एन कैप माइनस ए डॉट एन कैप, और ए डॉट एन कैप क्या है, डी नॉट, तो ये क्या आ गया P डॉट एन कैप माइनस डी नॉट। अरे ठीक है क्या, तो किसी भी जनरल पॉइंट का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना, और मोड लगा देता हूँ क्योंकि डिस्टेंस है, तो किसी भी जनरल पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि उसके पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, एन कैप के साथ, और माइनस क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अरे पल्ले पड़ रही है बात आपको, नोट करो। मतलब बेसिकली जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है, प्लेन पे एक पॉइंट ढूंढा जाता है, उस पॉइंट के साथ उसका वेक्टर बना के उसको एन पे प्रोजेक्ट कर देंगे, बस सिंपल सा लॉजिक। प्लेन पे एक पॉइंट पकड़ लो, उसको उससे मिला दो और उसको प्रोजेक्ट कर दो नॉर्मल पे। देखिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। डेफिनेशन पहले सिंपल सा है जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर दो वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी डिफाइंड है ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर perpendicular to both A and B, that is it is perpendicular to the plane containing vector A and vector B.
तो ए डॉट भी स्केलर होता था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा जहाँ पे एन कैप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है दोनों के, मतलब ए और बी जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको कोई बोले मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, तो मॉड जब पूरे पे लगाएंगे तो ये एन कैप का मॉड तो 1 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो बस ये ध्यान रखना कि मॉड लगाएंगे तो एन कैप गायब होगा, नहीं तो एन कैप बना रहेगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में हम लोग की आदत रहती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो एन कैप नहीं भूलना है, एन कैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मॉड लगाओगे तो ही एन कैप 1 हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका 1 है। दूसरी बात देखो, इसका आपको डायरेक्शन निकालने तो आता ही है, राइट हैंड रूल पता होगा सबको, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये ए है बेटा, ये बी है अगर, और ये एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो आउटवर्ड आएगा। अरे बोलो, एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। अरे एन कैप का डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर होगा ना, अरे हाँ कि ना। और इसी में अगर देखें, मतलब एन कैप मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखना बेटर रहेगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब जो एरो है बाहर की तरफ आ रहा है, उसका टिप दिख रहा है अपने को, राइट। अब यहीं पर अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो अंदर की तरफ होगा, अरे हाँ कि ना। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। तो एरो का पिछला वाला भाग दिखता है अपने को, एरो छोड़ेंगे तो एरो अंदर जाता दिख रहा है और यहाँ से एरो बाहर आता दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया भाई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। बट ए डॉट बी में ऐसा नहीं था, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या था, बी डॉट ए। ये बेसिक चीज़ें जो आप ऑलरेडी जानते हो, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए। अच्छा, ए क्रॉस ए 0 होगा, समझ गए होंगे। ए क्रॉस ए क्या होगा, 0। ठीक, समझ में आ रही बात आपको। आई क्रॉस जे के, ये लो याद है ना सब कि भूल भाल गए। आई जे के एंटी क्लॉकवाइज, आई जे के देगा, जे के आई देगा, के आई जे देगा, उल्टा चलोगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रहेगी बात, नोट करो फटाफट। अब देखिए, ये एक और बी वेक्टर, ये एंगल थीटा बेटा। तो देखो ध्यान से, अगर इनको एडजेसेंट साइड्स मान के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, बेसिकली इसमें 2 ट्रायंगल हुए। अगर कोई इस ट्रायंगल का एरिया मुझे चाहिए तो मेरे को ये ऑल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए, अरे हाँ कि ना, ऑल्टीट्यूड चाहिए, और बेस की लेंथ चाहिए। तो ये तो ए वेक्टर है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, मॉड ए, और ये लेंथ क्या है, मॉड बी, और ये थीटा है तो ये मॉड बी साइन थीटा होगा, अरे हाँ कि ना। यानी ये लेंथ कितनी होगी, बी साइन थीटा। अरे पल्ले पड़ रही है बात आपको, हाँ कि ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आएगा 2 टाइम्स, 2 ऐसे ट्रायंगल हैं, 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा,
अरे हाँ कि ना, 2 ने 2 को मार दिया बेटा, तो क्या आया ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आज के बाद को बोले ज्योमेट्रिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो बोलोगे कि इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by vectors a and vector b। आ रही बात समझ में, नोट करो। और अगर एरिया को वेक्टर की तरह बिहेव कराओगे तो आप समझ ही रहे हो, नॉर्मल इधर आएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो मॉड नहीं लगाएंगे फिर अगर उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ट्रायंगल है एबीसी, पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसका एरिया अगर हमें बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आप समझ रहे हैं होगा हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी। अरे एडजेसेंट साइड्स लेंगे ना, ट्रायंगल मतलब ये मतलब हाफ आएगा ना, हाफ ए क्रॉस बी, तो ए बी क्रॉस ए सी, ए के थ्रू 2 वेक्टर बना लिए, या बी के थ्रू बना लीजिए तो बी ए क्रॉस बी सी, अरे हाँ कि ना, या सी के थ्रू बना लीजिए सी ए क्रॉस सी बी। अरे पल्ले पड़ ये बात, मॉड लगा इसलिए डायरेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं मॉड हटा दूँ तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मगर मैं लिखूँ कि एरिया वेक्टर अगर लिखूँ ट्रायंगल ए बी सी का, तो देखो अब एरिया वेक्टर लूँगा, लिखूँगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी, डायरेक्शन बोलो ए बी क्रॉस ए सी, बाहर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन है बाहर, अरे हाँ कि ना, इज इक्वल टू हाफ। अब बी से लेंगे तो एंटी क्लॉक ही वाइज ही चाहिए, तो बी से क्या लोगे अब, बी सी क्रॉस बी ए, अरे पल्ले पड़ रही है बात आपको, एंटी क्लॉक वाइज ही चाहिए ना। और सी के थ्रू क्या लोगे, बोलो बोलो, हाँ सी ए क्रॉस सी बी, पल्ले पड़ रही है बात आप लोगों को। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो तीनों का डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, सेम, बट ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया आपको कि अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, मॉड नहीं लिखना चाहते हो तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अगर आपने उल्टा कर दिया, यहाँ बी ए क्रॉस बी सी लिखा है तो बच गए अपन, क्योंकि मॉड लगा है, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, एक अंदर हो जाएगा और एक बाहर, तो इसलिए दिक्कत। नोट करो फटाफट। लिख लिया बेटा, मिटाऊं, जल्दी लिखो फटाफट। अब यहाँ से देखो एरिया निकालते हैं थोड़ा पोजीशन वेक्टर के टर्म में, फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। हाफ मॉड ए बी को लिखा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो ये हो गया हाफ, ओपन करते हैं, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए, ये जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो हाफ, अब देखो
ये माइनस बी क्रॉस ए है तो इसको प्लस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, हाँ कि ना? अरे ठीक है क्या? और ये प्लस बी क्रॉस सी, ये माइनस ए क्रॉस सी है तो प्लस सी क्रॉस ए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसको थोड़ा आप ध्यान रखें अगर तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पोजिशन वेक्टर्स के टर्म में, हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहे हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं, सिंपल कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देखो भाई, ये डायगोनल्स हो गए हमारे बी डी और ए सी। हमें इसका एरिया चाहिए, ध्यान से देखो थोड़ा, है ना? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चार ट्रायंगल दिख रहे हैं, चारों ट्रायंगल का एरिया जोड़ने जा रहा हूं, लेकिन सेंस सेम रखूंगा। सेंस मतलब डायरेक्शन सेम रखने वाला हूं। उल्टा पुल्टा करूंगा तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? चलिए, और पी के थ्रू वेक्टर्स बना बना के ऐड कर रहा हूं। पहले मतलब अपन एरिया ऑफ पी ए बी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी प्लस एरिया ऑफ पी डी ए, समझ गए क्या? यही होगा ना क्वाड्रिलेटरल का एरिया? अरे हाँ या ना? चलो, हाफ तो सब में आना है। अब आइए, पी ए बी एंटी क्लॉकवाइज लेना है, पी ए क्रॉस पी बी, अरे हाँ कि ना? प्लस पी बी सी बोलो, पी बी क्रॉस पी सी, अरे ठीक है क्या? प्लस पी सी क्रॉस पी डी प्लस बोलो पी डी क्रॉस पी ए का पूरे का मॉड। पल्ले पड़ा क्या? अगर आपने अलग अलग मॉड लगा के ऐड करेंगे तो दिक्कत वाला काम है। अपने को क्या करना पड़ेगा? एक साथ लेना है और फिर उसका मॉड लगाना है। तो एक साथ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मेरे लिए यहाँ पर क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। अब आइए चला देखते हैं बेटा, हाफ मॉड, इन दोनों को देखो साथ में देखते हैं। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? पी बी दिख रहा है, पी बी दिख रहा है, लेकिन एक ये पीछे और ये आगे है, तो इसको पीछे कर लूँ। तो पीछे करूँगा तो माइनस ये उधर क्या आएगा? अरे हाँ कि ना भाई? तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर पल्ले पड़ा तो बोलना पी ए प्लस सी पी क्रॉस पी बी, पल्ले पड़ा क्या? माइनस किया, माइनस पी सी को प्लस सी पी फिर वापस कर दिया, अरे ठीक है क्या? प्लस, अब यहाँ पे कॉमन बेटा पी डी दिख रहा है, फिर वही बदमाशी कर रहा हूँ, तो बोलो पी सी प्लस ए पी, वेरी गुड, क्रॉस पी डी, अरे ठीक है क्या? आइए बेटा, हाफ, ध्यान से देखिए डायग्राम को, पी ए प्लस सी पी, पी ए प्लस सी पी या सी पी प्लस पी ए, बात बराबर है? अरे प्लस ही है ना, तो सी पी प्लस पी ए क्या होगा? सी ए, क्या होगा? सी ए, डायरेक्शन ध्यान रखना, क्या रहेगा? सी ए, तो सी ए क्रॉस पी बी, अरे ठीक है क्या? प्लस पी सी ए पी, पी सी प्लस ए पी, ए सी, अरे बल्ले बड़ा क्या? ए सी क्रॉस पी डी, अरे ठीक है क्या? अब देखो ये सी ए और ये ए सी, अरे ठीक है क्या? तो मैं ए सी को बाहर ले लूँ क्या? ए सी को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ माइनस आएगा ना भैया, ए सी क्रॉस कर रहा हूँ, तो यहाँ माइनस आया मतलब ये बी पी हो गया, अरे ठीक है क्या? और प्लस पी डी हो गया, अरे ठीक है क्या? और बी पी प्लस पी डी,
बी डी, अरे हाँ की ना, यानी हाफ ए सी क्रॉस बी डी। अरे ठीक है क्या, यानी हाफ, ये क्या है, डायगोनल। तो आज के बाद इसको याद कैसे रखोगे, हाफ D1 क्रॉस D2, D1 D2 क्या हो गए, डायगोनल्स। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है वेक्टर के फॉर्म में। समझ में आ गई बात सबको, नोट करो। कुछ लोग अभी भी ऐसा देख रहे हैं इसको, तो जिसको कन्फ्यूजन है उसको ऐसे देख लो भैया, ये एक ही बात है ना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अब देखिए बेटा, अगला ए क्रॉस बी हमारे पास पता है हमको, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। एक ही पावर है वेक्टर का जो डिफाइंड है वो स्क्वायर, बार बार याद दिला रहा हूँ। ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर, और मॉड ए क्रॉस बी है ए बी साइन थीटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि ना, आ रही बात समझ में। और देखो ए डॉट बी का स्क्वायर करें तो ए डॉट बी मतलब हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सारी बात समझ में आपको। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो ध्यान से ज़रा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये फॉर्मेट हो ही गया कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू बी डॉट ए, चलेगा क्या? अरे बोलो यार। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ, ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी, चलेगा क्या?
अरे हाँ कि ना। तो इसी को बोला गया बेटा लैग्रांजेस आइडेंटिटी, है ना। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर मतलब समझने के लिए देखो ध्यान से, ये बेसिकली है क्या, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, ये होता है ना स्क्वायर का मतलब हो क्या रहा है, ए डॉट बी प्लस नीचे वाले में बी डॉट ए और बी डॉट बी, ठीक है। तो इसी का फिर एक्सटेंडेड वर्जन एक है, वो भी ध्यान रखना। एक्सटेंडेड वर्जन लैग्रांजेस का क्या है, वो है ए क्रॉस बी, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा, सी क्रॉस डी। तो ये आ जाता है, ये उठेगा तो ए डॉट सी, ए डॉट डी, और फिर बी उठेगा, बी डॉट सी, बी डॉट डी। ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, नोट कर लीजिए। हो गया भाई, आगे बढ़ूँ क्या। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका, क्वेश्चन इस पर खूब बहुत सारे आते रहेंगे। इसका एक एप्लीकेशन आपको बढ़िया अभी मिल जाएगा, थोड़ी देर में बता रहा हूँ। अब देखिए, ये दो प्लेन्स हैं अलग अलग, हम लोग निकालने जा रहे हैं। दो एंगल इनके बीच का, दो प्लेन्स हैं इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल, तो आपको एंगल दिख रहा है ना, आपको तो लाइंस दिख रही होंगी सामने से, तो बेसिकली उनके बीच का एंगल चाहिए, लाइंस के बीच का। तो दो एंगल होंगे, एक थीटा तो एक पाई माइनस थीटा, दिख रहा है ना आप लोगों को, वही निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये जो प्लेन है इसका ये नॉर्मल वेक्टर हो गया,
और इसका ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो ये वाला एंगल थीटा मान ले, तो ये निकाल लूँ, यही निकालना है। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहले पढ़ गया सबको? तो इस वेक्टर को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये n1 वेक्टर, ये n2 वेक्टर। तो अगर आप देखो ध्यान से, ये अगर थीटा है बेटा, तो ये वाला एंगल तो निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना होगा बेटा? पाई माइनस थीटा। तो दो वेक्टर्स हैं, एक n1 और एक n2। ये पाई माइनस थीटा, तो ये भी पाई माइनस थीटा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 n2 डॉट प्रोडक्ट, ये होता है ना ए बी साइन कॉस थीटा, यानी कि कॉस अल्फ़ा बोल दो इसको, अल्फ़ा, ये थीटा माना है ना इसको, वो पाई माइनस थीटा है। तो यहाँ से क्या जाएगा? माइनस कॉस थीटा, है ना भाई, इज इक्वल टू n1 कैप डॉट n2 कैप। अरे ठीक है क्या? सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस n1 कैप डॉट n2 कैप। अरे ठीक है, समझ में आया? तो ये ऑब्ट्यूज वाला आया है। एक्यूट वाले के लिए क्या करेंगे? मॉड लगा देंगे, तो कौन सा आ जाएगा? एक्यूट वाला। अरे ठीक है क्या? तो करना क्या होता है, जो आपके प्लेन्स हैं उनका क्या ढूंढना है आपको? नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स होता है, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अरे पल्ले पड़ा क्या सब लोगों को? नोट करो इसको। अब देखो भाई, मान लो इस प्लेन में अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बने, इसमें एक वेक्टर ए और बी मिल जाए मेरे को इस प्लेन में, और इस प्लेन में भी मुझे दो वेक्टर्स मिल जाएं, सी और डी। दो वेक्टर हमने ढूंढ लिए, दो इसमें और दो उसमें। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई, तो n1 कैप जो है वो हो जाएगा, n1 कैप मतलब इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अगर आपको अभी अभी पढ़ाया था, c क्रॉस d डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ c क्रॉस d। अरे c क्रॉस d क्या था? c क्रॉस d क्या था? सी डी साइन थीटा n कैप। n कैप मतलब क्या हो गया? c क्रॉस d अपॉन सी डी साइन थीटा, और सी डी साइन थीटा मतलब मॉड ऑफ सी क्रॉस डी। अरे हाँ कि ना? ठीक बच्चा। और n2 कैप क्या हो जाएगा बेटा? बोलो फटाफट। a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। अरे ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से अब कि cos थीटा इज इक्वल टू, देखो, c क्रॉस d डॉट a क्रॉस b
अपॉन मॉड ऑफ सी क्रॉस डी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस पर भी मॉड लगा देता हूँ चलो, क्योंकि एक्यूट वाला निकाल देता हूँ, माइनस है, एक्यूट वाला निकालता हूँ। अब ये हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ सी डॉट ए सी डॉट बी डी डॉट ए डी डॉट बी। अरे ठीक है क्या, अपॉन मॉड ऑफ सी क्रॉस डी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। पल्ले पड़ा सब लोगों को? तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स मिल जाएं तो हम इस तरीके से एंगल्स उनके बीच का प्लेन का निकाल सकते हैं। और जनरली यही सिचुएशन आएगी एग्जाम में कि आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे या 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। अगर 3 पॉइंट्स दे दिए तो भी दो वेक्टर बना लोगे ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑब्वियसली बना लोगे ना दो वेक्टर। अगर ए बी सी अगर दे दिए तो एक ए बी और एक ए सी, और फिर नॉर्मल वेक्टर उससे बना लेंगे अपन। ठीक, नोट करो। कहाँ पे मोड़ लगा दिया तो सब खेल ही खत्म हो गया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा आपको। क्या ये टेट्राहेड्रन? क्या ये टेट्राहेड्रन है? ठीक है, टेट्राहेड्रन मतलब 4 ट्रायंगुलर फेसेज हैं उसके पास। फेसेज समझ में आ रहे हैं? एक ओ ए बी है, एक ओ बी सी है, एक ओ सी ए है और एक ए बी सी है। अरे 3D का फिगर है, समझ में आ रहा है? डॉटेड मतलब अंदर की तरफ, वो दिख नहीं रहा अपने को, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम इसको अभी मान रहे हैं, अभी इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा बस एक सवाल ले रहा हूँ इसका। एक रेगुलर टेट्राहेड्रन ले रहा हूँ। रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब ये होता है कि सारे फेसेज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। सारे फेसेज कैसे हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, मतलब साइड एज लेंथ क्या है? इक्वल। आराम से भैया, इतना क्या नाराज की, एज लेंथ क्या है? इक्वल। अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन एनी 2 फेसेज। क्या होने वाला है? तो फेस मतलब प्लेन ही तो है, तो 2 प्लेन के बीच का एंगल निकालना है हमें, 2 प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। ये हमारे पास सवाल है। तो देखो, ये ओरिजिन मान लिया बेटा, इसको ए वेक्टर बोल दिया, पोजीशन वेक्टर, इसको सी, इसको बी। ध्यान रहे रेगुलर टेट्राहेड्रन है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है, इसलिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। समझ में आ रहा है?
अरे एज लेंथ बराबर होगी ना भाई, हाँ कि ना। मैं ऐसे लिख दूँ, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू मॉड ऑफ सी माइनस ए। पहले पढ़ा क्या? ये सब क्या है आपस में बराबर? अरे सब एज ही तो हैं। अब हमें दो प्लेन पकड़ने हैं, कोई से भी दो प्लेन पकड़ लें। एक ओ ए बी पकड़ लेते हैं बेटा, और एक पकड़ लेते हैं कोई भी ओ बी सी, और इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो इसमें दो वेक्टर चाहिए और इसमें भी दो वेक्टर। इसमें दो वेक्टर बना लें, ओ बी और ओ सी। इसमें दो बना लें, सॉरी ओ ए और ओ बी, और इसमें ओ बी और ओ सी। अरे बना लें, हाँ कि ना? ठीक बच्चा। तो यहाँ पर दो वेक्टर आ गया, एक बनाया ओ ए और एक बनाया ओ बी। इसमें दो वेक्टर बनाए, एक ओ बी और एक ओ सी, मतलब बी और सी और ए और बी, क्योंकि वो अपन ने क्या मान लिया है? ओरिजिन। तो कॉस थीटा लिख दें सीधे, इज इक्वल टू मॉड डिटर्मिनेंट ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ सी क्रॉस डी। अरे ठीक है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? यार तुम लोग ज़बरदस्ती यहाँ मत बोलना। समझ में आया क्या कैसे लिख दिया मैंने? यही तो है फंडा ना, सिंपल सा। ठीक, अब आइए इसकी वैल्यूज हमें पता करनी है ना सबकी। ए और सी के बीच का एंगल कितना है? 180। पगला के हो गया अभी तुम लोग। ए और सी के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं सारे गधेड़ों। ए और डी के बीच का एंगल, डी है क्या कुछ उसमें? नहीं है। हाँ तो और आसान हो गया फिर, तो बढ़िया है। ए और बी है ना, ए क्रॉस बी, और ये डॉट बी क्रॉस सी है ना। ए डॉट बी, ए डॉट सी, और बी डॉट बी और बी डॉट सी। समझ गए क्या बेटा? ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट बी, बी डॉट सी। पूरा लिखना पड़ेगा क्या? यहां से बी सी आएगा ना, बी क्रॉस सी, और यहां से क्या आएगा? ए क्रॉस बी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना ऊपर में। समझ में आया क्या? ठीक लिखा है, ए डॉट सी, ए डॉट, अच्छा यहाँ गलती करिए, ए डॉट बी। ठीक, अब ए और बी के बीच का एंगल यहाँ ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट बी, बी डॉट सी। अब देखो ए डॉट बी कितना आएगा? इसको आर बोल देते हैं ना, एज लेंथ। बोलो, ए बी कॉस थीटा। अरे ए बी कॉस थीटा, और ए आर है, बी बी आर है, और थीटा कितना है? पाई बाई 3। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। तो ये कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉस 60, तो आर स्क्वायर बाई 2। अरे ठीक है क्या? ए और सी का भी वही आएगा मेरे ख्याल से, आर स्क्वायर बाई 2। बी और बी का क्या आएगा? आर स्क्वायर। बी और सी का क्या आएगा? आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है क्या? इसका डिटर्मिनेंट नीचे आइए, ए क्रॉस बी, आर स्क्वायर साइन 60, आर स्क्वायर साइन 60, तो क्या आ जाएगा? √3 बाई 2 आर स्क्वायर। अरे ठीक है क्या? और ये क्या आएगा? √3 बाई 2 आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो आर की पावर 4 बाई 4। अरे ठीक है क्या? और ये क्या आएगा? आर की पावर 4 बाई 2, माइनस करोगे ना तो क्या आएगा बोलो? माइनस आर की पावर 4 बाई 4 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 3 बाई 4 आर की पावर 4। अरे ठीक है क्या? R4 ने मार दिया एक दूसरे को, 4 ने मार दिया, तो क्या आ गया? 1/3। यानी एंगल क्या आ गया? एंगल कॉस इनवर्स 1/3। कोई भी दो फेस उठाओगे रेगुलर टेट्राहेड्रन का, उनके बीच का एंगल क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/3।
लिखिएगा इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, in a cyclic quadrilateral ABCD with position vectors A, B, C and D. A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, B का स्मॉल b, C का स्मॉल c, D का स्मॉल d. प्रूव दैट ये प्रूव करना है मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस D प्लस D क्रॉस A अपॉन B माइनस A डॉट D माइनस A प्लस मॉड ऑफ B क्रॉस C प्लस C क्रॉस D प्लस D क्रॉस B अपॉन B माइनस C डॉट D माइनस C इज इक्वल टू 0. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है? आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है. देखो ए बी सी डी, ठीक है बेटा. तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल पाई माइनस अल्फ़ा होता है. पढ़ा होगा ना आपने? अरे हाँ कि ना. तो ये मैं बीटा बोल लूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 0. चमत्कार हो गया कुछ. अबे समझे कि नहीं समझे? tan बीटा मतलब पाई माइनस अल्फ़ा, और tan पाई माइनस अल्फ़ा क्या होता है? माइनस tan अल्फ़ा. तो दोनों का सम क्या आएगा? 0. tan अल्फ़ा मतलब साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, और इसका मतलब साइन बीटा बाई कॉस बीटा. अरे ठीक है क्या? साइन अल्फ़ा को मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी बाई ए बी ए डी. अरे ठीक है क्या? अपॉन कॉस अल्फ़ा को लिख रहा हूँ ए बी डॉट ए डी बाई ए बी ए डी. अरे ठीक है क्या? प्लस साइन बीटा को लिख रहा हूँ बेटा सी मॉड ऑफ सी बी क्रॉस सी डी अपॉन सी बी सी डी, और इसको लिख रहा हूँ सी बी डॉट सी डी अपॉन सी बी सी डी. ये खा गया इसको, ये खा गया इसको.
अभी आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला था, याद है आपको, ए बी क्रॉस ए सी, तो क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, अरे हाँ कि ना, तो सी की जगह क्या है, डी, तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस ए का मॉड अपॉन ये वाला देखो बी माइनस ए डॉट डी माइनस ए, ठीक है बेटा, प्लस फिर यहाँ भी सी डी है, तो सी क्रॉस बी, बोलो सी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस सी अपॉन बोलो बी माइनस सी डॉट डी माइनस सी इक्वल टू 0, यही लाना था। तो क्वेश्चन की लेंथ देख के नहीं टेंशन लेना है, बेसिक प्रॉपर्टीज पे ही वेक्टर्स के सारे सवाल आते हैं, बस उस पर ध्यान रखना है, करना क्या है, ये 3-4 चीज़ों पे ही क्रॉस प्रोडक्ट पे हमेशा सवाल आता रहता है।